hard, it's very hard. तो ये होता है कि usually मैम के notes plus mini are a very good combination. It's like manageable for the average as compared to wasting time on stuff you think कि ये important है but it's not, and do different में नहीं आता. तो past papers तो मेरे हाल में एक दफा देखना जरूरी है ताकि आपके inflammation के chapter में healing and repair जो है वो medium Robbins में नहीं है, वो big Robbins में है. सिर्फ tumor markers neoplasia के chapter में big Robbins में जो similar होती है. Like अगर कोई चीज में कोई चीज inflammatory कोई disease तो आपको पता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है तो आप वो डाल दें. अगर आपको पता है कि it's a cancer तो आप उसके अंदर ATP या प्रीमोर्फिज्म ये कुछ नहीं आता तो यही लिखते हैं. If you don't know anything, it's not the end of the world. आपका मोस्टली वाइवास पास हो जाते हैं. बहुत बड़ा ब्लेंडर ना मार के लाइक कोई पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, सब लोग पढ़ रहे हैं, मैं टाइम ज़ाया करूँ. तो every the time that you take out for yourself is not wasted time. Assalamu alaikum everyone, this is Fahd Gul from Rawalpindi Medical University and I would like to welcome you all to the MBBS Made Easy series. इस सीरीज का मकसद ये है कि MBBS is not about hard work. There is no word called hard work, but it's all about smart work. Today we have with us our guest Alishka Ashraf. She is also from 4th year MBBS from Rawalpindi Medical University and इनके अचीवमेंट्स की एक लंबी लिस्ट है. सबसे पहले तो मैं इनकी एकेडमिक की अचीवमेंट्स शेयर करता चलूँ. फर्स्ट ईयर में इनके 78% मार्क्स आए हैं और ये ध्यान में रखते हुए कि ये मॉड्यूलर सिस्टम था. सेकेंड ईयर में 84% एंड थर्ड ईयर में 85%. अलॉन्ग विद डैट इनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इनमें भी जो है ये एक्सेप्शनल रही हैं, जिसमें इन्होंने जो है क्विज़ में पार्टिसिपेट किया, उसमें भी विन किया, डिबेट्स में भी विन किया एंड इसके अलावा रिसर्च में सोसाइटी में भी एक्टिव मेंबर रही हैं. अस्सलाम वालेकुम अलिशा, हाउ आर यू डूइंग? I'm fine. ओके. अच्छा, सबसे पहले तो हम ये लेके चलते हैं कि MBBS में हमें क्रैमिंग या रटा करना चाहिए या फिर जो है हमें कॉन्सेप्ट वाइज जाना चाहिए, क्योंकि जब हम FSC में जाते हैं तो मोस्टली वहाँ पर जो है रटे चलते हैं, नहीं एग्जैक्ट हम अगर आप कॉपी पेस्ट कर दें तो काम चल जाता है. तो व्हाट्स अबाउट MBBS? असल में MBBS is a very as everyone knows MBBS एक बहुत vast field है. तो it's actually a combination of both. Because there are some things that you will have to memorize. कुछ चीज़ों का रट्टा आपको लगाना पड़ेगा, ड्रग्स के रट्टे लगाने पड़ेंगे, ESRG की कितनी ब्रांचेस हैं, there are some things जिनको आपको याद करना ही पड़ता है, but कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है. तो आपको बेसिकली दोनों को लेके चलना है. You cannot memorize everything and obviously आप बगैर कॉन्सेप्ट बनाए याद भी नहीं कर सकते. तो ये नहीं है कि रट्टा ही लगाते रहना है या खाली कॉन्सेप्ट ही बनाना है. You will have to do both. Okay. चूँकि ये वीडियो हम थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं तो आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई टू द थर्ड ईयर सब्जेक्ट्स. तो सबसे पहले आप ये बता दें कि अगर हम फार्माकोलॉजी की तरफ जाएं तो फार्माकोलॉजी में कौन सी बुक्स हमें यूज़ करनी चाहिए और क्या रिकमेंडेड जो बुक्स हैं वही यूज़ करनी चाहिए या वी हैव टू वर्क इट लाइक स्मार्ट स्टडी? Basically, it is good that you follow a recommended book because at the end of the day, आपके जो questions आते हैं वो आपकी recommended books से ही आते हैं. मगर you can आप obviously improvise कर सकते हैं अपने notes बना के और इस तरह करके. तो it's better that you follow the recommended books. अब pharmacology के लिए everybody knows कि CATSING is the main resource. तो हमारे पास big CATSING भी है, mini CATSING भी है. Mini CATSING is a very good book, but mini CATSING is deficient in some topics. और big CATSING का ये कि वो बहुत बड़ी है. तो like if you are studying in RMU, so I think the best strategy to go for is you listen to the lecture carefully and you make notes. Lecture के notes and supplement them with mini CATSING. क्योंकि lecture के notes are very comprehensive and they are they are like a simplified version of big CATSING. When you use that with mini CATSING, so that's like something that is manageable भी आपके लिए manageable भी हो जाता है और आपका सब कुछ cover भी हो जाता है. तो I think that is. इसमें आपने यानी कि ये कहा कि हम लेक्चर नोट्स प्लस मिनी कैटसिंग के साथ चलें, तो इसमें जो सबसे पहले जो मेन टॉपिक होता है फार्माकोलॉजी का थर्ड ईयर MBBS में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो उसके जो MCQs होते हैं मोस्टली तो नहीं आप कह सकते हैं कि समटाइम्स जो हैं वो बिग कैटसिंग से भी आते हैं. तो क्या वो भी मिनी कैटसिंग से कवर हो जाएगा और लेक्चर की स्लाइड यानी जिस कॉलेज में भी आप हैं वो कॉलेज या बिग कैटसिंग पढ़ लेनी चाहिए उसके लिए? असल में क्या है कि big CATSING, if you give it a read and annotate those
anything that you think is important on your mini cats. And that is the best strategy. ANS का ये है कि it's a very important topic और उसका कभी कभार होता है you can see कि it's not sufficient, but वही है कि मैम के notes plus mini is sufficient, but you will अगर आपने MCQ attempt करने हैं तो आप ये है कि आप read देके अपना concept बना लें और like you can annotate whatever findings, whatever extra that you find on your book so that when you have a second revision it is easier for you. ये है, this is something that's manageable for everyone. एंड इसमें आपने कहा बिग कैटन की अगर हम रीड लेते हैं तो डू यू थिंक इतना टाइम होगा कि हम बिग कैटन को रीड करें, मिनी कैटन को करें? फिर हाँ यही होता है, इसीलिए ना ये होता है वो आई नो इट्स हार्ड, इट्स वेरी हार्ड. वो ये होता है कि यूजुअली मैम के नोट्स प्लस मिनी आर अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. इट्स लाइक मैनेजेबल फॉर द एवरेज स्टूडेंट, फॉर एवरीवन. एंड ये है कि उसमें से कुछ कवर भी हो ही जाता है. ठीक, यानी कि जो लेक्चर स्लाइड वो है हाँ लेक्चर स्लाइड्स और मिनी हाँ उसके पॉइंट्स नोट करते. डोंट गो फॉर बिग बुक्स का ये मसला होता है कि यू कैन नॉट रीड देम एंड इवन इफ यू रीड देम यू कैंट रिटेन देम. ये तो सब फैक्ट. अच्छा, इसमें ये है कि जो फार्माकोलॉजी में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि अगर आप रीड कर लें तो उस वक्त तो सिर्फ रीड ही होती है, याद तो नहीं होता. तो उसको यानी कि याद किस तरह रखा जाए? प्रोनाउंस करने में ड्रग्स बहुत मुश्किल होती हैं, तो इसका कोई सोल्यूशन है या करना पड़ेगा इसी तरह से? पीपल मेक निमोनिक्स. निमोनिक्स से ये होता है कि काफ़ी सारी ड्रग्स होती हैं, उनको याद रखना मुश्किल रहता है. बट निमोनिक्स की वजह से आपको लाइक क्लासिफिकेशंस वगैरह याद हो जाती हैं. और बस यही है, इफ़ यू कैन फाइंड सम काइंड ऑफ पैटर्न अपने आप से बना लें कोई भी फनी सा निमोनिक विल हेल्प यू. यानी कि फन ऐड कर लिया जाए. अच्छा, इसमें जिस तरह आपने निमोनिक्स की बात की तो हम बताते चलें कि निमोनिक्स की हम एक ड्राइव शेयर कर देंगे जिसमें निमोनिक्स की एक बुक्स है, तो हम वहाँ से कर सकते हैं. थिंक की ऑफिशियल पेज पे वो आ जाएगी. अब इसमें एक जो मैंने भी फेस किया और बहुत से लोग मुझे कहते भी हैं कि आप रीड तो कर लें, बुक वगैरह भी रीड कर लें, लेकिन वहाँ से MCQs नहीं अटैम्प्ट होते. यानी कि आप रीड कर लें लेकिन MCQs कुछ इस तरह से आते हैं कि बंदा उसमें इस तरह से हल नहीं कर सकता, सॉल्व नहीं कर सकता. तो MCQs की कोई स्पेसिफिक बुक है प्रैक्टिस करने के लिए या फिर नहीं है, तो किस तरह से डील किया जाए इसके बारे में बता दें थोड़ा सा. MCQs का हाँ, कुछ MCQs फॉर्मेट इस तरह के होते हैं जो आप कुछ भी कर ले वो नहीं आते. तो ये वो नहीं अटेम्प्ट होते, ये तो इट्स फैक्ट आई गेस. बट इसके अलावा बुक्स होती हैं. मैंने तो पर्सनली कोई नहीं यूज की क्योंकि टाइम नहीं होता है एट द एंड ऑफ द डे. और मिनी कैट्सन के एंड पे MCQs होते हैं, लाइक हर चैप्टर के एंड पे वही अटेम्प्ट कर लें टू मेक योर कॉन्सेप्ट. Or pre-test is a book if you want to go for MCQ practice if you have the time. But ये है कि if you have a thorough reading, if you have a thorough understanding of the text, तो most MCQs हो जाते हैं उससे. जो extremely difficult होते हैं वो फिर आप उसका ये होता है कि like you can आप पेपर में उनको नोट कर ले, then you discuss it with someone so that if it is दोबारा अगर repeat हो तो आप उसको सही तरह से attempt कर सकें. दिस इज यही स्ट्रैटेजी होती है. मगर जो डिफिकल्ट MCQs होते हैं कि लाइक एवरीवन नोज कि उनकी जो वेटेज पेपर में होती है वो थोड़ी कम होती है. तो इफ यू गेट द इजी वंस राइट एंड यू गेट अ फ्यू डिफिकल्ट वंस रॉन्ग, सो आई गेस इतना मसला नहीं होगा. चलिए ठीक है, इसमें मैं कुछ ऐड कर लूँ कि जो जिस तरह से इन्होंने मिनी कैटन के MCQs की बात की तो वहाँ पर उसकी MCQs के बाद उसके रीजन वगैरह भी लिखी हुई होती है. यानी अगर आप उसको ही स्टडी कर लें, उसको अच्छे तरीके से रीड कर लें तो वहीं से ही बहुत से MCQs आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ईजी हो जाएगा. अच्छा, इसमें MCQs को डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते हैं. यानी कि लेट्स से कि आपके पास जो अगर एक MCQs का पेपर आया है तो कुछ लोग होते हैं कि सारे MCQs यानी जो MCQs नहीं आता उसी पे टाइम लगाते रहते हैं, देन वो सॉल्व करते हैं, देन उनके टाइम भी ज़ाया होता है. कुछ लोग होते हैं कि कुछ MCQs स्किप कर देते हैं, एट द एंड कर देते हैं. और ये भी होता है कि जो MCQs की लाइन होती है उसमें कोई स्पेसिफिक वर्ड होता है जो कैची होता है जिससे आप MCQs हल करते हैं. तो इस हवाले से कुछ आप बताना चाहेंगे कि किस तरह से सॉल्व किया जाए, यानी कौन सा बेटर वे है MCQs को सॉल्व करने के लिए पेपर के वक्त? बेटर वे ये है कि इफ यू वही है कि इफ यू लुक एट इट ना, अगर आपको कहीं MCQ मुश्किल लगता है फर्स्ट यू कैन थिंक, आप उसके ऊपर सोच लें कि आप लाइक यू गिव इट अ मिनट और सो. अगर 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो
just move on. And if you end पे अगर आपके पास टाइम बचता है तो उसके पास वापस आ जाए. मगर ये है कि your strategy should be to get all the easy ones right, to get all the moderate ones right. और अगर कोई बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वेटेज थोड़ी कम होती है तो अगर वो गलत हो भी जाए you get a good margin. So don't lose the marks that you will get from solving those easy MCQs over the ones जो एक दो मुश्किल होते हैं. अगर एक दो बहुत मुश्किल है तो ठीक है, वो गलत हो भी जाए तो लाइक आप आसान वाले ठीक कर लो, ज्यादा आसान वाले होते हैं वो ठीक कर लो, तो इससे आपका काम हो जाता है. यानी कि इजी अगर हम ठीक कर लें तो मुश्किल वाले ना भी आते हो तो नंबर अच्छे आ ही जाएंगे. अच्छा, इसमें एससीक्यूज के हवाले से ये है कि एससीक्यूज अगर हम पास्ट पेपर से फार्माकोलॉजी के स्पेसिफिक टॉपिक से कर लें तो डू यू थिंक कि एससीक्यूज वहाँ से हो जाएंगे, या फिर यानी कि आपको पूरी बुक वगैरह रीड करें, चैप्टर वगैरह इन सारा रीड करें? अगर हम मैं सिर्फ यानी कि पास्ट पेपर करके जाता हूँ तो एससीक्यू वहाँ से अटेम्प्ट हो सकते हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें? अगर खाली पास पे कुछ लोग करते हैं उनके हो जाते हैं, डिपेंड्स ऑन योर लक एससीक्यू कौन सा आता है. अगर लाइक उन्होंने वही अगर इम्पोर्टेंट वही बार बार रिपीट हुए हुए पास्ट पेपर्स के एससीक्यू में तो आपका हो जाएगा. अगर उन्होंने इस दफा कोई मुश्किल पेपर बनाया तो माइट. पास्ट पेपर करने से कोई फायदा होता है, नहीं करने चाहिए? आई थिंक हाँ पास्ट पेपर्स करने चाहिए क्योंकि पास्ट पेपर की चीजें बहुत सारी रिपीट होती हैं और लाइक यू गेट एन आइडिया कि ये चीज हाई यील्ड है और ये चीज बार बार पूछी जा रही है तो मैं इसको कर लूँ एज कम्पेयर टू वेस्टिंग टाइम ऑन सब यू थिंक कि ये इम्पोर्टेंट है बट इट्स नॉट एंड टू पेपर में नहीं आता. तो पास्ट पेपर्स तो मेरे हाल में एक दफा देखना जरूरी है ताकि आपको हाई यील्ड चीजों का जरूर पता लगे. यानी कि जो मैं समझ पाया फार्माकोलॉजी के हवाले से, यानी एससीक्यूज अगर आपने करने तो एक दफ़ा पहले थोरो चैप्टर की रीडिंग हो जाए एंड देन पास्ट पेपर के एससीक्यूज एग्जाम से वक्त स्पेशली तौर पर, एंड देन अगर आपने एमसीक्यूज करनी है तो मिनी कहते हैं कि एंड पे जो है एमसीक्यूज है वो एंड प्लस उसकी रीजनिंग, एंड देन अगर आप कोई एमसीक्यूज बुक प्रेफर करना चाहते हैं तो वो प्री टेस्ट है अगर आपके पास टाइम है. देन हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं. अच्छा, इसमें एक और मुझे क्वेश्चन था कि फार्माकोलॉजी में मिनी कैटजन और लिपिन कोड, लिपिन कोड का क्या रोल है? क्या वो जनरल फार्मा के लिए यूज करनी चाहिए या बिल्कुल नहीं यूज करनी चाहिए, या स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं तो इसके हवाले से कुछ है? लिपिन कोड का यही है कि आई पर्सनली कि बंदे को ना एक बुक पे स्टिक करना चाहिए एंड डू इंस्टेड ऑफ कि वो बंदा बहुत सारी बुक्स पढ़े. लिपिन कोड का ये है कि जनरल फार्मा के कुछ टॉपिक्स होते हैं वो लिपिन कोड में अच्छे हैं. तो आप अगर ये जनरल फार्मा इज एक्चुअली वेरी स्कैटर्ड सो उसको ये कि आप उसको टॉपिक वाइज करें इंस्टेड ऑफ चैप्टर वाइज. टॉपिक वाइज टिक ऑफ करते जाएं उनको. तो कुछ टॉपिक्स लिपिन कोड में जनरल फार्मा के हैं वो आप कर लें. तो बाकी इसके अलावा आई थिंक बाकी तो जो कैटजंग आपकी बुक है वही सही है. बेटर टू स्टिक टू वन बुक इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एनी अदर. यानी कि जो मैं समझा, अगर आप डिफरेंट टॉपिक्स में स्कैटर्ड रहेंगे तो एग्जाम के वक्त सिर्फ टॉपिक ही ढूंढते रहेंगे, तैयार कुछ नहीं होगा. हाँ टॉपिक ही ढूंढते रहेंगे, याद कुछ नहीं होगा. एक ही चीज ये इस तरह पढ़ें कि इन पे आप रिवाइज कर सकें जो आपकी. हाँ ठीक ठीक ठीक. यानी कि ठीक है. अच्छा, पैथोलॉजी की जो पे अब आते हैं, पैथोलॉजी के बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए? 3 बुक्स हैं, आप बिग भी हैं, बिग प्रॉब्लम्स भी हैं, मीडियम भी हैं, पॉकेट प्रॉब्लम्स भी हैं. तो इसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगी कि किस बुक की तरफ हमें जाना चाहिए? मीडियम रॉबिन्स अच्छी किताब है. उसमें एवरीथिंग दैट यू नीड जो आपका पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मीडियम रॉबिन्स इज सफिशिएंट. कुछ टॉपिक्स होते हैं जनरल पैथोलॉजी के जो मीडियम में नहीं है जो बिग में है बट लाइक यू कैन आप उनकी फोटो स्टेट करवा लें. लाइक फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन के चैप्टर में हीलिंग एंड रिपेयर जो है वो मीडियम रॉबिन्स में नहीं है, वो बिग रॉबिन्स में है. सिर्फ ट्यूमर मार्कर्स न्यूक्लियस के चैप्टर में बिग रॉबिन्स में, मीडियम रॉबिन्स में नहीं है. तो आप मीडियम रॉबिन्स के साथ मोस्टली लोग वही यूज करते हैं. आप उसके साथ जो अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके पास मीडियम रॉबिन्स में नहीं है, आप बिग रॉबिन्स उसकी फोटो शेट करा दें, उसके साथ कर लें तो हो जाता है. अच्छा, इसमें ये है कि वो कहते हैं कि अगर किसी चीज़ के साथ जो है खैर होती है तो उसके साथ शर भी होती है. सेम वाइज दैट ऑफ मीडियम रॉबिन्स के अगर आपके पास ये आपको अटेम्प्ट करवा रही है पेपर, लेकिन एट द सेम टाइम भी बहुत एक्सपेंसिव भी है, यानी कि इसका लिटिल बिट गाइटन वाला हिसाब हो जाता है कि एट द एंड लिखा होता है कि इसका स्टिल मैकेनिज्म इज स्टिल अननाउन. तो इसके हवाले से क्या किया जाए कि इसको किस तरह उसके कवर किया जाए? हाँ अब इतनी बड़ी किताब तो नहीं याद रह सकती. एवरीबडी नोज दैट इतनी बड़ी किताब तो नहीं याद रहेगी.
इसमें ये होता है कि लाइक डिपेंड्स, अगर आप स्पेशल पैथोलॉजी कर रहे हैं ना, लाइक यू आर डूइंग डिजीजेस, तो आपको हर डिजीज का पैथोजेनेसिस पता होना चाहिए। देयर आर फ्यू हेडिंग्स के अंदर आपने हर डिजीज करनी है, ठीक है। हर डिजीज का आपको पैथोजेनेसिस पता होना चाहिए, मॉर्फोलॉजी पता होना चाहिए, क्लिनिकल फीचर्स पता होने चाहिए। तो ये 3 हेडिंग्स जिसमें आपने हर डिजीज करनी है। अब बीच बीच में आपको काफी चीजें मिलेंगी जो आपको छोड़नी पड़ेगी। उस लिहाज से फिर आप हर डिजीज का आप इन, दिस इज फॉर स्पेशल पैथोलॉजी, आप इन 3 चीजों पे फोकस करें। दूसरा ये होता है कि लाइक एक्टिव रिकॉल हेल्प्स अ लॉट इंस्टेड ऑफ जस्ट पैसिवली गोइंग, कुछ लोग पैसिवली गोइंग थ्रू बुक्स, इट्स बेटर दैट यू रीड अ टॉपिक, यू क्लोज इट एंड यू टीच इट योरसेल्फ कि आपको कितना याद है। इट्स लाइक प्रूवन बाय रिसर्च कि अगर आप पैसिवली रीडिंग करते रहेंगे और फिर आप छोड़ देंगे तो आप यू विल फॉरगेट मोस्ट ऑफ द थिंग्स। अगर आपने एक दफा रीड कर ली, यू थिंक कि आपके पास एक अच्छा ग्रास्प आ गया टॉपिक पे, तो आप उसको दोबारा एक्टिवली रिकॉल करें, टीच योरसेल्फ और समवन एल्स, तो आपको ज्यादा सही आता है। ऑब्वियसली यही है कि मीडियम रॉबिन्स इज वेरी एक्सपेंसिव, even medium big robins is more expensive than that, but यही है कि आप हर चीज, क्योंकि अगर आप देखें ना जो बार क्वेश्चन आते हैं, nobody asks you, कोई भी डिजीज होगी ना उसकी बहुत एक्सट्रीम डिटेल को भी नहीं पूछेगा। हर पेपर में या आपसे पैथोजेनेसिस पूछी जाती है या आपसे मॉर्फोलॉजी पूछी जाती है, रियली ट्रीटमेंट पूछी जाती है। अगर किसी को मॉर्फोलॉजिकल सबटाइप्स है वो पूछी जाएंगी, कोई आपसे एक्सट्रीम किस्म का वो नहीं पूछेगा। आप हर डिजीज को इस तरह करके हर डिजीज को इस तरह करके अप्रोच करें कि आपको उनकी ये 3 हेडिंग्स एंड पे आती हो आफ्टर रीडिंग दैट। और ये है कि यही है, ऊपर से ये है कि क्लिनिकल फीचर्स भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आपको आपके पास एक सिनेरियो आता है जिसमें आपको डायग्नोज करना होता है, तो उसके लिए आपको क्लिनिकल फीचर्स भी पता होना चाहिए। तो दैट इज द वे टू गो अहेड विद पैथोलॉजी। ये ऊपर तो से ये है कि सम पीपल, ये कंटिन्यू करें। अच्छा हाँ, वो भी है कि some people think कि Pathoma is छोटी किताब है, but Pathoma is actually a very good resource if you use it video lectures. Pathoma के video lectures जो होते हैं 15 minutes के होते हैं, I would recommend that you watch it for special pathology. It will give you a really good idea कि इस चैप्टर के आपको समझ बहुत अच्छी आएगी। उसके बाद आप फिर you go towards your work. हाँ ठीक, लेकिन पैथोमा में एक और इशू आ जाता है। पैथोमा के अगर आप वीडियो लेक्चर्स देखते हैं कि वो तकरीबन 1 आवर लॉन्ग होते हैं या 2 आवर लॉन्ग होते हैं, तो अगर एक इंसान के पास बचे ही 1 घंटा है तो उसमें वो बुक रीड करेगा या वीडियो लेक्चर्स की तरफ जाएगा? हाँ, Pathoma के वीडियो लेक्चर्स 1 hour लॉन्ग नहीं होते, इट्स लाइक मैक्सिमम 20 minutes लॉन्ग, और फिर उसको आप लाइक 1.5 2x पे देख लो तो आपकी 10 मिनट ठीक ठीक 15 मिनट ज्यादा नहीं। Pathoma इज नॉट एक्सटेंसिव, इट इज अ वेरी छोटे छोटे 20 मिनट्स के लेक्चर्स होते हैं। इफ यू हैव टाइम तो आप देखें टू क्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक, इसके ये डिफरेंट लिंक्स होते हैं, एक में शॉर्ट लेक्चर भी होते हैं और लॉन्ग भी होते हैं। अच्छा, इसमें एक और जो चीज़ है कि द वंस दैट जी जी कंटिन्यू करें। I watched वो like maximum 20 minutes, ज्यादा की वीडियो नहीं होती। यानी लिंक्स अच्छा ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जो एक और चीज़ जो है जनरल पैथोलॉजी के हवाले से, जिस तरह आपने इन्फ्लेमेशन वाले टॉपिक की बात की, तो वो अगेन काफ़ी एक्सटेंसिव है। यानी कि आप इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स अगर याद करने बैठे हैं उतने टाइम में तो आप पूरे स्पेशल पैथोलॉजी का चैप्टर कर सकते हैं। तो उसको यानी कि सारे को कर लेना चाहिए, जनरल पैथोलॉजी के जो इन्फ्लेमेशन या इस टाइप के जो चैप्टर्स हैं, या उसमें भी यानी कि पास्ट पेपर कर लें या कोई स्पेसिफिक टॉपिक कर लें, या इसके हवाले से क्या है? जनरल पैथोलॉजी के 4 मेन चैप्टर्स हैं, एक सेल रिपेयर वाला है, एक इन्फ्लेमेशन वाला है, एक हीमोस्टेसिस वाला, एक न्यूक्लियसिया है। अब वही है कि वो काफी लंबे लंबे चैप्टर्स हैं। अब उसमें से इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो ही आती हैं। इफ यू लुक एट द पास्ट पेपर्स तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये है कि जो आपने बात की इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बहुत ज्यादा हैं, उसके छोटे छोटे टेबल्स बने हुए हैं। आप इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल द टेक्स्ट यू गो थ्रू द टेबल्स, और आपको जो इम्पोर्टेंट चीज लगती है आप वो कर लेंगे। कभी पेपर में आपसे सारी डिटेल नहीं पूछी जाएगी। 5 मार्क का होता है, छोटी छोटी मॉर्फोलॉजी पूछी जाती है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन की टाइप्स वगैरह होती है। तो ये है कि आपको जो चीज एक्स्ट्रा लगती है स्किप थ्रू इट, और जो टेबल्स है उनको अच्छी तरह यूटिलाइज करें इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू जो 4-5 पेजेस में लिखा होता है। अपने लिए आप खुद नोट्स बना लें इफ यू लाइक, अगर आपके लिए वो आसान होता है तो। अच्छा, ये तो आपने पैथोमा के वीडियो लेक्चर्स की बात की। पैथोमा की जो बुक होती है उसको डू यू थिंक यूज़ करना चाहिए या
नहीं ये फ़ायदा नहीं है। पथोमा के अगर आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं तो वो सारे बुक के अंदर ही होते हैं। इफ यू आई वुड से कि पथोमा इज अ गुड रिसोर्स, इट्स अ गुड सप्लीमेंट टू रॉबिन्स। आई पेपर आपके रॉबिन्स से ही आएगा, इसका इसमें वो नहीं है। मतलब कभी कभी होता है कि आप रॉबिन्स खोलते हैं, आपको 4-5 पेजेस नजर आते हैं एंड यूर लॉस्ट कि क्या लिखा हुआ है। तो लाइक पथोमा के ये होता है कि मुझे पर्सनली ये कि उसको देख के मुझे चीजें सही समझ ज्यादा आती हैं। Okay, at the end of the day, you have to. Robbins is your textbook. आपको भी Robbins से ही आएगा. But वो तो much ऐसा है as a good supplement. Not this is not the main resource. It's a good supplement that you want to add. Yeah. अच्छा, ये तो हो गया रोबिन्स के हवाले से। जो माइक्रोबायोलॉजी की बुक है उसको किस तरह से डील किया जाए, क्योंकि तो इसमें जिस तरह बैक्टीरियोलॉजी है, वायरोलॉजी और माइकोलॉजी, चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं और हर एक की आप कैसे डायग्नोस्टिक लैब जो टेक्निक्स होते हैं वो याद रखना, उसकी फिर प्रॉपर्टीज़ याद रखना, वो काफ़ी मुश्किल है। तो उसके लिए भी यानी कि सिर्फ टेबल्स ही कर लिए जाएँ या देयर इज सम अदर टेक्निक दैट वी नीड टू फॉलो? हाँ, माइक्रोबायोलॉजी का ये होता है कि आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सारे जो देयर लॉट ऑफ पैथोजेंस और इनका सारे कल्चर्स मिक्स हो जाते हैं, ये सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो यही है कि लाइक यू आपके पास ये है कि जो इम्पोर्टेंट पैसेजेस आप सही तरह से कर लें, जो ग्राम पॉजिटिव हो पाए, ग्राम नेगेटिव रॉड्स, उन सब की ये होते हैं। अब उसमें ये है कि जो लैब डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बाकी क्लिनिकल फीचर्स पैथोजेनेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है कि इफ यू वंस यू कैन गो थ्रू द टेक्स्ट, जो इट्स गुड टू गो थ्रू इट वंस। बाकी है कि अगर आप अपनी आसानी के लिए ना आप लैब डायग्नोसिस के नोट्स बना लें, कल्चर्स के इस तरह के नोट्स बना लें, तो विल हैव टू रिवाइज इट अगेन अगेन। उससे ये आ जाता है कि वही स्केची माइक्रो आ जाती है। स्केची माइक्रो इज अगेन अ गुड रिसोर्स, not the main book. Your main book is Levinson's Sketchy Micro, because sketches they help you remember things better. यानी कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कि ये क्या था, इसके साथ कौन सा, तो it will help you. उनके जो sketches होते हैं, it will help you remember things better. But वही है कि you can use it as a supplement. If you काफी लोग people use it as a main textbook to revise microbiology. But I would say कि आप Levinson को ही follow करें. You can use that as a resource to अपने आप को चीजें याद रखने के लिए। बाकी एट द एंड ऑफ द डे वही होता है कि आई वुड से कि आप हर पैथोजन को 4 मेन हेडिंग्स के अंदर ही अप्रोच करेंगे। देयर उनके कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उनका डिजीज का पैथोजेनेसिस होता है, लैब डायग्नोसिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और क्लिनिकल फीचर्स एंड कौन सी ड्रग यानी उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है। उस तरह अप्रोच करें तो बेहतर होता है। टेबल्स बना लें, लेविंसन के एंड पे भी टेबल्स गिवन है फॉर क्विक रिवीजन अगर आपके पास एंड पे टाइम कम हो रहा है। दे आर आल्सो गुड रिसोर्स। अच्छा चलिए, यानी कि जो मैं यहाँ पे समझ पाया पैथोलॉजी के हवाले से, अगर आपने रॉबिन्स करनी है तो मीडियम रॉबिन्स करनी है, एंड उसमें जो है एक स्पेसिफिक जो टेबल्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के वो कर लें। एंड स्पेशल पैथोलॉजी है तो मॉर्फोलॉजी के हेडिंग्स पे हम फोकस करें, मॉर्फोलॉजी पे, क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे एंड ट्रीटमेंट पे एंड पैथोजेनेसिस। वन मोर थिंग, मॉर्फोलॉजी का ये होता है कि इट्स अ गुड आइडिया कि अगर आप तो इतना सा टेबल होता है मॉर्फोलॉजी का आफ्टर एवरी डिजीज, तो अगर आप अपनी मॉर्फोलॉजी एक जगह पे बहुत लिखेंगे जिसमें आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं और सिर्फ उसी को याद करें, सिर्फ दैट टेबल, दैट्स अ रियली गुड आइडिया। लाइक और कुछ चीजें होती हैं जो सिमिलर होती हैं, लाइक अगर कोई चीज में कोई चीज इन्फ्लेमेटरी कोई डिजीज है तो आपको पता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या है तो आप वो डाल दें। अगर आपको पता है कि इट्स अ कैंसर तो आप उसके अंदर एटिपिया प्रीमोर्फिज्म ये कुछ नहीं आता तो यही लिखते हैं। तो इस तरह करके भी आप, पर ये है कि मॉर्फोलॉजी का ये होता है कि अगर किसी डिजीज में एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है तो आप उस पर फोकस करें इंस्टेड ऑफ अपने लिए। अगर आप अलग से लिख लेंगे जगह मॉर्फोलॉजी तो इट विल बी इजियर फॉर यू। That you have to remember something of everything and everything of something. अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से ये है कि टेबल्स कर लिए जाएं एंड अगेन वही जो मेन हेडिंग्स होती हैं लैब टेक्निक्स के हवाले से, यानी कि स्पेसिफिक चीज़ें की जाएं जो कि याद रहें। एंड देन अगेन जो आपने कहा कि एट द एंड जब एक बार आप रिवाइज कर लें देन उस पर
एक दफ़ा आप पढ़ लें तो उसको रिवाइज कर लें ताकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाना उसके लिए ईजी हो जाए इन्फॉर्मेशन का। अच्छा, पैथोलॉजी के जो एमसीक्यूज होते हैं, अगेन इसको हम अगर सिर्फ बुक रीड करें तो हो जाएंगे, या फिर कोई स्पेसिफिक बुक एमसीक्यूज बुक यूज़ करनी चाहिए, या फिर सिर्फ रीड मारें तो आई गेस तो हो जाते हैं? इसके बारे में आपका क्या कहना है? आई डोंट थिंक पैथोलॉजी के लिए एमसीक्यू की कोई बुक जरूरत होती है। हो जा इफ यू रेड द टेक्स्ट वेल इनफ, अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो हो जाती हैं। यू डोंट नीड एन एमसीक्यू। यानी पैथोलॉजी को हम इजी सब्जेक्ट एज आप कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि मेन तो एमसीक्यूज ही होते हैं। अच्छा, मे बी यू वांट टू डिसएग्री, लेकिन आगे चलते हैं। अच्छा, फोरेंसिक मेडिसिन। नहीं, हाँ, एवरीवन डिफर्स आई गेस। हर बंदे को कुछ चीज़ें अलग लगती है। अच्छा, फोरेंसिक मेडिसिन के हवाले से ये है कि जो मैंने नोट किया आपने, ये इसमें फोरेंसिक मेडिसिन काफ़ी डिस्पर्स है, इसको आप कोई स्पेसिफिक बुक नहीं कर सकते। यानी कि एक अगर आप किसी ने से पूछेंगे वो शहबाज यूज़ करेगा, दूसरा INR यूज़ कर रहा है, इसके अलावा आपके पास पार्क वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसकी कौन सी स्पेसिफिक कौन सी चीज़ है जो आप कहना चाहते हैं? अगर आप आरएम इफ यू फ्रॉम आरएमयू ना, तो आरएमयू में शहबाज चलती है और शहबाज से हो जाता है। और अगर आपके पास लेक्चर के स्लाइड्स है, अगर आप उनको देख लें, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, बट शहबाज वर्क्स फॉर ऑलमोस्ट आरएमयू में तो शहबाज चल जाती है। बाकी कुछ लोग एनआरए भी करते हैं। मैंने तो शहबाज ही की थी, उससे हो गया था सब कुछ। और पारिक नहीं होती क्योंकि पारिक इज वेरी एक्सपेंसिव और यू डोंट नीड टू फॉर पारिक एट ऑल। तो एमसीक्यूज ये होते हैं कि फोरेंसिक के ये होते हैं कि पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अगर आप डिपेंड्स के आई पर्सनली मुझे खुद नहीं पता कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं, वो आप कुछ भी पढ़ लें आपसे नहीं होते। तो शहबाज आरएमसी के लिए शहबाज इज शहबाज के हवाले से वैसे टीचर्स तो कहते हैं कि शहबाज नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन पढ़नी शहबाज ही चाहिए क्योंकि पेपर वहीं से सॉल्व होता है। अच्छा, पेपर इसका बेस पे शहबाज इज एक्चुअली ना like a shorter and more digestible version of Parik. तो पेपर वहीं से आता है। एवरीबॉडी सेज डोंट रीड शहबाज, बट हो जाता है शहबाज। यानी एक ही रीड में आप करें तो वो समझ आ जाती है सारा। अच्छा, इसके हवाले से जो फोरेंसिक मेडिसिन के एमसीक्यूज हैं, मैं आरएमयू के हवाले से स्पेसिफिक बताता चलूँ कि ये काफ़ी रिपीट होते हैं। यानी अगर आपके पास एक मॉड्यूल में जो एमसीक्यूज आए हैं वो आप नोट करते जाएं, सेंडअप में जो एमसीक्यूज आए हैं वो नोट करते जाएं, एंड प्रोफ में भी आपके वही आएंगे। यानी अगर आप बुक ना भी रीड करें तो एमसीक्यूज आपके सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि एमसीक्यूज रिपीट होते हैं काफ़ी। अच्छा, इसमें एग्जैक्टली। फोरेंसिक में पॉइजन्स हैं, पॉइजन्स का क्या किया जाए? यानी कि टॉक्सिन्स जो होते हैं उनका एक स्पेसिफिक टेबल बना लिया जाए, या जिस तरह फेटल डोज और फेटल पीरियड सारों की याद करनी चाहिए, या मेन 3/4 की याद कर ली जाए, क्योंकि ऑस्पी में भी इसका बहुत मसला होता है। हाँ, पॉइजन्स का यही होता है। अब पॉइजन्स में वही होते हैं, फेटल डोजेस आपको बार बार भूल जाती होती हैं। उसमें एक जगह पे आप लिख लें और बस पेपर से पहले एग्जैक्टली ऑस्पी से पहले रिवाइज कर लें, so stays in your शॉर्ट टर्म मेमोरी, और बाद में बेशक वो निकल भी जाए, डजंट रियली मैटर। तो यही है। बाकी अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बना लें। इनऑर्गेनिक इरिटेंट्स, हेवी मेटल्स आर इम्पोर्टेंट पॉइजन्स यही होते हैं। स्नेक बाइट और बाकी ऑर्गेनिक एजेंट्स, कैस्टर, प्रोटॉन, ये आप सही तरह से कर जाए तो मोस्टली आपका हो जाता है। अल्कोहल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप सही तरह से कर दें तो हो ही जाता है। और फेटल डोजेस का ये होता है कि लाइक आई पर्सनली थिंक इट्स यूजलेस इंफॉर्मेशन, बट सिंस माय सिस्टम में है तो हम उसको हमें कुछ करना ही पड़ता है। तो ये है कि आप एक जगह पे लिख लें पेपर से, या फिर ऑक्सीजन से बैक लाइक आधा घंटे पहले आप देख लें और बाद में बेशक भूल जाएं। ठीक यानी कि बाद में बेशक भूल जाएं। अच्छा, इसका ये है कि यानी कि जो मैं समझ पाया, जो चीज़ आपको समझ ना आ रही है उसको हम समराइज कर लें एक पेज पे, एंड देन उसको रिवाइज करते रहें तो पेपर से पहले भी और के यानी कि आसपास, तो वो काफ़ी हद तक इफेक्टिव हो जाता है। वरना सब कुछ जो है मेस्ड अप हो जाता है तो कुछ भी याद नहीं रहता। अच्छा, इसमें आरएमयू में स्पेसिफिकली क्लिनिकल्स का भी होता है, यानी कि पार्ट थर्ड ईयर में, उससे पहले भी होता है। तो क्लिनिकल्स के लिए कुछ लोग जो है बुक्स भी खरीद लेते हैं, मेडिसिन सर्जरी वगैरह की, कम्युनिटी मेडिसिन की, और कुछ लोग स्लाइड से भी रीड करते हैं। तो इसके लिए अच्छी अप्रोच क्या है? अच्छा, अब क्लिनिकल्स का ये है कि जो मेडिसिन सर्जरी के हवाले से है कि मेडिसिन के लिए स्पेशली, लाइक इफ यू हैव अ गुड ग्रिप इन पैथोलॉजी एंड लिटिल बिट ऑफ योर फार्माकोलॉजी ना, तो आप थर्ड ईयर में एटलीस्ट हो जाती है। बिकॉज द डिजीज लाइक
मेडिसिन बनती ही हमारी पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी से, सो इफ यू हैव अ गुड ग्रिप ऑन योर बेसिक्स तो आपकी हो जाती है। दूसरा ये कि बुक्स होती हैं, डेविडसन होती है सर्जरी की, डोकर होती है। डेविडसन इतनी बड़ी किताब है, यू आर ऑलरेडी रीडिंग सो मेनी अदर बुक्स। अगर आप उसको भी करेंगे, इफ यू हैव personally I think स्लाइड्स से हो जाता है, if you have a good grip on your basics, if you look at the slides तो हो जाता है। अब ये स्लाइड्स में मेडिसिन को स्पेशली कि आप लाइक आपके पास कोई 50 अगर स्लाइड्स वगैरह आती हैं, कोई लेक्चर सा कर लेते होते हैं, तो लाइक यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल 50 ऑफ देम। पैथोजेनेसिस आपको पैथोलॉजी से पता होगा उस डिजीज का। इसी तरह लाइक हर मॉड्यूल में ये होता है कि लाइक बिकॉज इंटीग्रेटेड होता है तो उन्हीं टॉपिक्स के आपके पास मेडिसिन के लेक्चर्स होते हैं। तो पैथोलॉजी तो आपको पैथोजेनेसिस पता होगा। यू हैव टू फोकस मोर ऑन द क्लिनिकल फीचर्स, द मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज एंड द ड्रग्स जो आप दे रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेशंस जो आप करेंगे, आप लाइक इन हेडिंग्स में आप चलें तो हो जाता है। पीपल हैव खाली स्लाइड से भी हो जाता है। इफ यू वांट टू गिव अ रीड टू द टेक्स्ट, अब डेविडसन इज द बुक। इसके अलावा कैप्लिन इंटरनल मेडिसिन है जो थोड़ी छोटी है, इफ यू वांट टू गिव अ रीड टू एनीथिंग। मगर ये है कि आप इतनी बड़ी किताब, I don't think we have the time or the energy to go through it right now. तो स्लाइड से यूजली हो जाती है। सर्जरी का भी ये होती है कि स्लाइड से लोग कर देते हैं। वो एमसीक्यूज भी अभी थर्ड ईयर के लेवल पे हो जाते हैं। एमसीक्यूज का ये होता है कि क्लिनिकल के एमसीक्यूज जो आपके पास मॉड्यूल्स में होंगे, जब एसएमएस में होंगे, इट्स वाइज टू नोट देम डाउन बिकॉज एंड पे प्रॉफ में वही रिपीट होता है। सीमेट का भी स्लाइड्स आप देख लें अगर आपके पास टाइम है, या फिर कुछ एमसीक्यूज जो रिपीट होते हैं उनके आंसर्स आप ढूंढ दें, क्योंकि सीमेट का भी ये होता है कि वही बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। आप डिस्कस कर ले एक दफा तो वहां से दूसरा हो जाता है। यानी मैं जो समझ पाया इस क्लिनिकल्स के हवाले से कि आप स्लाइड से करें और स्लाइड्स को भी हम हाईलाइट कर दें, स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, डॉप पे तो शायद हो जाता है, डॉप पे नहीं होता, जूडो पे हो जाता है। इसके अलावा जो आप हम ये कर लेंगे उसकी मैनेजमेंट से करेंगे। पैथोजेनेसिस हम पैथों में कर चुके होते हैं। कम्युनिटी मेडिसिन और सर्जरी की तो मैनेजमेंट मेनली होगी, आती भी मैनेजमेंट है। और कम्युनिटी मेडिसिन का ये है कि हम एमसीक्यूज नोट कर लें, क्योंकि हमारी बार भी रिपीट हुए थे और अगली बार भी रिपीट होंगे, क्योंकि उनके पास एमसीक्यूज पूल इतना होता ही नहीं है। अच्छा अच्छा, अब ये तो हमने सब्जेक्ट्स की बात कर ली। अब हम आते हैं एग्जाम्स के हवाले से। एग्जाम्स में एक रिटन है, वाइवा है, तो उसमें यानी कि रिटन में आपको कोई प्रेजेंटेशन वगैरह मैटर करती है, या फिर यानी कि कुछ भी लिख दो तो चल जाता है इस तरह से, क्योंकि एफएससी में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। बस जो लिखा हो सही हो तो फिर ठीक हो जाता है। आई डोंट थिंक प्रेजेंटेशन मैटर्स एनीमोर। पॉइंट्स में लिखें, टू द पॉइंट रहें, हो जाता है। आई डोंट थिंक आई थिंक वी वर पास्ट दैट पॉइंट, क्योंकि अब तो किसी की राइटिंग भी आई थिंक अच्छी नहीं रही। हाँ हाँ, यानी कि आई गेस के बॉयज़ के लिए तो ये अच्छी बात हो गई है कि कुछ भी लिख दें तो चल जाएगा। अच्छा, ये क्या है, इसमें कुछ स्पेसिफिक आप कुछ टाइप इस तरह से होता है कि आपने क्वेश्चन का आंसर एक या दो लफ्ज का होता है, तो उसमें हमें मेंशन करने की जरूरत है कि हम दो तीन लाइनें लिखें, या एक लफ्ज लिख दें तो काफ़ी है, बेशक जितने भी नंबर का हो। हाँ, एक लफ्ज लाइक व्हाट इज अ डायग्नोसिस, उसमें एक ही लफ्ज लिखना मोर और लेस यही होता है। आई थिंक इनके पास की भी उस तरह की बनी होती है, तो यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग एक्स्ट्रा। यानी कि ठीक है, यानी कि कुछ ना। इफ द आंसर शुड बी राइट, द आंसर शुड बी राइट, तो बाकी है। और इट शुड बी लाइक पढ़ा जा सके। अगर हाँ, मेरे ख्याल में तो यही ठीक है। ठीक है। सुनने वाले ये ना समझ लें कि आंसर गलत भी और एक लफ्ज देख लें नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, ये है कि वाइवा वाइवा के लिहाज से, अब वाइवा के लिहाज से जो मैंने नोट किया है कि कुछ लोग जो है बहुत फॉर्मल ड्रेसिंग करके आते हैं और कुछ लोग वैसे ही आ जाते हैं। ड्रेसिंग का क्या रोल होता है, एंड सेकंड इसमें एक जो आपको वाइवा में अप्रोच किस तरह से करना चाहिए, यानी कि लेट्स से कि कभी कभार क्वेश्चन को गलत हो जाता है, तो कुछ लोग बहुत स्ट्रेस वगैरह में आ जाते हैं, कुछ लोग सॉरी कह देते हैं, तो आई थिंक इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ओवरऑल जो आपकी पर्सनैलिटी होती है वो वाइवा में मार्क्स बहुत डिसाइड करती है, अलॉन्ग विद इंटरनल ऑब्वियसली। तो इसके हवाले से कुछ है। वाइवा का ये होता है कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट बट नॉट टू कॉन्फिडेंट। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, इट्स फाइन टू से कि आई डोंट नो, इंस्टेड ऑफ कि आप
तरफ से कुछ करते हैं, इट्स फाइन टू से आई डोंट नो। और लक भी मैटर करता है, बट आप कॉन्फिडेंट रहें। और बाकी है कि इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, अब कॉन्फिडेंस से गलत जवाब भी नहीं देना होता। इफ यू डोंट नो द आंसर, जस्ट से दैट यू डोंट नो द आंसर, और ऐसा इट्स फाइन हो जाता है। और यूजुअली ये होता है कि लाइक इंटरनल जो आपकी जो इंटरनल होती है, इंटरनल जो एग्जामिनर होता है वो तो देर ऑलरेडी काफी लीनियंट होते हैं। उनकी कोशिश यही होती है कि सबको पास किया जाए, पैनिक नहीं करना होता। अगर कुछ गलत हो भी जाते हैं तो जस्ट नो कि लाइक मोस्टली एग्जामिनर्स वहाँ बैठ के आपको दे ट्राइंग देयर बेस्ट कि आपको पास करें। वो आपको कंफ्यूज करने की भी कोशिश करेंगे, वो आपको कंफ्यूज करने की काफी कोशिश करते हैं, बट ये है कि स्टे कॉन्फिडेंट। इफ यू डोंट नो एनीथिंग, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपका मोस्टली वाइवास पास हो जाते हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर ना मार दो तो आई थिंक हो जाता है। बस ये है कि कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, और यह है कि पैनिक नहीं करना चाहिए अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो, जिससे दैट यू डोंट नो। अच्छा, इसमें ये कि कॉन्फिडेंस से कुछ लोग ये भी मतलब लेते हैं कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो गलत जवाब भी दें तो एग्जामिनर ही समझेगा कि ठीक है, तो इस तरह की कुछ करने की जरूरत है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक उनको इतना आइडिया पता होता है कि कौन सा गलत जवाब है, तो कॉन्फिडेंस से गलत जवाब तो नहीं देना चाहिए। अगर आपको नहीं एग्जैक्ट, अगर आपको नहीं आता तो वही आप कह दें कि यू डोंट नो, इट विल बी फाइन। आई डोंट थिंक इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम, और हो जाता है। वाइवास का ये है कि द थिंग इज कि डोंट पैनिक। अगर आपको नहीं आ रहा, कंफ्यूज, हर बंदा कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज करने की कोशिश भी करते होते हैं, बट जस्ट हैव कंट्रोल ओवर योर नर्व्स, और हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे अब जिनके वाइवा भी हो गया, लेकिन जो मेन मार्क्स जो डिफरेंशिएट होते हैं वो होते हैं ऑस्पी में। तो ऑस्पी को किस तरह से तैयार करना चाहिए, क्योंकि अब हमारी आरएमपी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो ये कन्वेंशनल ऑस्पी से काफ़ी डिफरेंट है। यानी उसमें ज़्यादातर स्लाइड्स आती हैं और उनमें प्रैक्टिकल्स वगैरह भी कुछ ना कुछ इंक्लूड होते हैं। तो आइदर कि हमें पूरी बुक्स वगैरह रीड करनी चाहिए, यानी कि वो तो काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है, तकरीबन हाफ डे या वन डे का ऑप्शन होता है। पूरी बुक्स रीड करें या फिर पास्ट ऑस्पी करें, या इसको किस तरह अप्रोच करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क्स डिटर्मिनेशन में। जी, ऑस्ट्री का ये होता है कि सब्जेक्ट वाइज चलना चाहिए। अगर आपकी ब्लॉक वन है तो आपने 3 मेन सब्जेक्ट करने, साथ क्लिनिकल्स करने। क्लिनिकल्स जो होते हैं वो आप नोबडी हैज अ टाइम फॉर दैट, तो तब हो जाते हैं। देखिए, सिंपल क्लिनिकल्स तो उनकी इतनी टेंशन नहीं चाहिए। बाकी ये है कि यू कैन ऑब्वियसली नॉट रिवाइज द होल बुक। बात हो गई है कि आप बस पिक्चर्स देख लें, उनकी पास्ट ऑस्पीज देख लें। आपने थ्योरी पढ़ी होती है तो आपको हो जाए उस तरह से आप डायग्नोज कर लेते हैं। बस वहाँ पे पिक्चर आपको, मॉर्फोलॉजी आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए। फार्मा का इफ यू इन थर्ड ईयर तो प्रिस्क्रिप्शन आर इम्पोर्टेंट। ड्रग्स जो बी ड्रग है दैट इज इम्पोर्टेंट। ये आप सही तरह कर लें। जो आप तो बाकी ये जो है कि फ्रॉग के कुछ प्रैक्टिकल्स हैं उनके वो देख लें, उनमें जो ग्राफ्स है वो देख लें। बाकी आपका जो थ्योरी होती है उसी से ही आ जाते होते हैं। बी ड्रग का प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग आप सही तरह से कर जाए, दैट विल डू मोस्ट ऑफ योर फार्माकोलॉजी। और फोरेंसिक में ये होता है कि पॉइजन्स आप देख लें, पॉइजन्स किस तरह के हैं, वो उनकी ऑस्पी की पूरी फाइल बनी हुई है, जो जिसमें मॉडल्स वगैरह भी हैं और वो ही रखे जाते हैं। आप वो सही तरह से कर लें और तो आपकी फोरेंसिक की ऑस्पी भी हो जाती है। डू यू थिंक कि फोरेंसिक की जो ऑस्पी है उसमें उस फाइल जो फाइल शेयर भी की जाती है हमेशा हर बार, तो उसको करने का कोई फायदा है? क्योंकि उसकी जो हमारे यहाँ जो फैटल डोज या फैटल पीरियड पूछी जाती है, और इस तरह से पॉइजन आते नहीं है कि, क्योंकि प्रैक्टिकल टाइप है नहीं ये, स्लाइड वाइज चलाई जाती है इस तरीके से, तो पॉइजन करने चाहिए। यानी कि डायग्राम्स वगैरह हाँ पिछली दफा आई थी तो कर लेने चाहिए, यानी कि वो फाइल कर लेनी चाहिए। जी, वो फाइल उसी से आता है, उसी 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 के मॉडल्स रखे जाते हैं आपकी फाइल की ऑस्पी में, और पॉइजन में उन्हीं के रखे जाते हैं। पॉइजन की पिक्चर सीधा रखी जाती है। वो आप फाइल आप देखें तो इट्स बेटर फॉर यू। और फिर लूजली है कि आप रिवाइज कर लें, अलग अलग जगह से लिखते हैं, आप उस तरह रिवाइज कर लें ताकि आप। चलिए ठीक है। अच्छा, जो ऑस्पी का जितना भी कंटेंट है हम जो आपके साथ इसके ड्राइव शेयर करेंगे वीडियो के साथ, उसमें ये अवेलेबल होगा, फोरेंसिक, फार्मा और पैथोलॉजी की ऑस्पी का। तो जो फाइल की हम बात कर रहे हैं वो आपको दे दी जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया, ये सारा हमने एकेडमिक जो रोल था एमबीबीएस में उसको डिस्कस कर लिया। को करिकुलर एक्टिविटीज की क्या रोल होता है, उसको आप साथ मैनेज करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं एमबीबीएस में आने के बाद कि ये पॉसिबल ही नहीं है।
यानी कि आप एमबीबीएस सिर्फ पढ़ाई करते रहें और को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट ही ना करें, तो डू यू थिंक इट्स मैनेजेबल के सोसाइटीज़ वगैरह को ज्वाइन किया जाए? इट इज डेफिनेटली मैनेजेबल, बहुत सारे लोग करते हैं, इसमें वो नहीं है। अब ये है कि लाइक दोनों चीज़ें बैलेंस होना चाहिए। वो करिकुलर एक्टिविटीज आई थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। और जनरली होता है कि यू कैन नॉट स्टडी ऑल द टाइम, यू नीड, आपके अपने बहुत सारे इंटरेस्ट होंगे, देयर सम थिंग्स दैट यू लाइक टू डू फॉर योरसेल्फ, समवन लाइक्स आर्ट, म्यूजिक, कोई चीज़ देखना, like everyone has a life outside of this. So like I don't think there's any reason why that should be stopped. There's no reason that your personal life should end once you enter in medicine. ये बहुत होता है कि like कोई पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, सब लोग पढ़ रहे हैं, मैं टाइम ज़ाया करूँ। So every the time that you take out for yourself is not wasted time. Extremes नहीं होने चाहिए, extreme आप पढ़ाई में ही लगते सारी दुनिया को नहीं भूल जाना चाहिए, और लाइक खाली पढ़ाई को छोड़ के बाकी चीज़ों में भी नहीं लगना चाहिए। It's definitely manageable and it's definitely that is something that everyone should do. यानी अगर मैं इसको समराइज करना चाहूँ तो इट्स नॉट ऑल आर नन, इट्स आइदर और नहीं होता, यानी कि आपको सब कुछ जो है बैलेंस करके चलना पड़ता है, तभी जो है आप आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के हवाले से आपने बात की, तो मेरा ये ख्याल है, मैं ऐड करना चाहूँगा कि सोसाइटी जब आप ज्वाइन करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में होती है, तो जो आप कॉन्फिडेंस लेके चलते हैं वो आप एकेडमिकली भी लेके आते हैं, तो उसका आपको स्टडीज़ में भी काफ़ी फ़ायदा होता है। I guess we have discussed all the things. Thank you very much कि आपने जो है पार्टिसिपेट किया, और आई होप कि देखने वाले को कुछ फ़ायदा ही होगा। एंड एकेडमिकली भी हमने आई होप सो आल्सो। अच्छा, एकेडमिकली भी हमने वो किया कि हम स्मार्ट स्टडी आपने किस तरह करनी है, स्पेसिफिक टॉपिक्स करें, फास्ट पेपर्स करें, एमसीक्यूज वाइज तैयारी करें। यानी आपको सब कुछ अगर आप करने बैठ जाएंगे तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आप सब कुछ रिटेन नहीं रह सकते। अगेन वही बात आ जाती है कि आपको अपनी कैपेसिटी के मुताबिक डील करना होता है। एंड देन अगेन जो को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो मस्ट होती हैं। काफ़ी मुल्कों में इसके प्रॉपर मार्क्स होते हैं, जिस तरह कैनेडियन का जो मेडिकल सिस्टम है उसमें प्रॉपर मार्क्स होते हैं, हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन ये मस्ट हैं। आप क्योंकि अगर जब आप 5 साल से बाहर निकल जाते हैं जो 5 ईयर एमबीबीएस से, तो उसके बाद जो है आपकी एक जॉब स्टार्ट होती है, उसमें ये चीज़ें काम आती हैं। उसमें आपकी जो स्किल्स होती हैं जो आपने पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पर लगाई होती हैं, उस वक्त आप इस तरह सीख भी नहीं सकते, क्योंकि आपकी एज बड़ी हो जाती है और आप डरते हैं कि सबको मजाक उड़ाएंगे कि इसको ये चीज़ नहीं आती। ये आपकी ग्रूमिंग के डेज होते हैं। तो यू हैव टू बैलेंस इट ऑल, इट्स नॉट आइदर आर, यू हैव टू बैलेंस ऑल द थिंग्स। आप कुछ फाइनल मैसेज ऐड करना चाहेंगी? फाइनल मैसेज यही है कि एक तो ये कि टेंशन ही नहीं, हो जाता है सब कुछ। कुछ लोग बहुत टेंशन लेते हैं, हो जाते हैं, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, हो जाता है सब कुछ। दूसरा ये है कि वही है कि लाइक एवरीबॉडी शुड वर्क टुवर्ड्स अ वर्क लाइफ बैलेंस। आपको सब कुछ लेके चलना है, दोनों साइडों पे नहीं, दोनों एक्सट्रीम्स पे नहीं चले जाना, खाली पढ़ाई में नहीं घुस जाना, खाली एक्स्ट्रा चीजों में नहीं घुस जाना। Find your balance, I would say, and work life find is important because आगे जाके भी आपको work life balance रखना होता है। So it's good to find your balance. आप अभी से ही कर लें, हर चीज को साथ लेके चलें, और इंशाल्लाह अल्लाह पे छोड़ के सब कुछ हो जाता है। That's the final takeaway message. ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड इसी को अगर मैं डी कोड करना चाहूँ तो ये है कि यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप ऑन योर एकेडमिक अचीवमेंट, कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ पर रुकना है। ये जो कॉन्सेप्ट है कि प्रोफेशन में डूब जाना चाहिए, ये टोटली गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब आप It leads to, जी कंटिन्यू करें। हाँ, ये बर्नआउट बहुत ज्यादा है इस हमारी फील्ड में, वो इसी वजह से है। यानी कि जब आप प्रोफेशन को और अपने पैशन को या पर्सनल लाइफ को बैलेंस करेंगे, देन ही आप जो है दोनों साइड पे आगे जा सकते हैं। साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस सेशन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Best of luck everyone.